जय हिंद दोस्तों मित्रों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पिछले ईयर के जो पीवाईक्यूज हैं उनको। और इसमें हम लोग जो क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन वो हैं, जैसे पिछले संडे को ऑफलाइन जो सेंटर है वहाँ पर जो टेस्ट करवाया गया था, तो इस टेस्ट को हमने यहाँ पर कोशिश किया कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सॉल्व करवा दें, जिससे कि जो लोग यहाँ पे ऑफलाइन में नहीं हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो इसका साथियों हम लोगों ने अब तक 3 वीडियो 25-25 क्वेश्चन का देख लिया है, और आज हम लोगों का ये चौथा वीडियो है सेट नंबर 14 का, यानी कि टेस्ट सीरीज का 14वां जो सेट है उसका हम लोगों का आज ये चौथा वीडियो है। और इस चौथे वीडियो में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 76 नंबर प्रश्न से, लेकिन इसमें आप लोग 75 नंबर का आंसर क्या है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग अपना सेशन। तो मित्रों यहाँ पे दिया गया है कि यदि किसी जनसंख्या समूह में एक रूपता नहीं हो तो किस प्रकार का प्रतिचयन यानी कि सैंपलिंग की जाएगी। नियमित सैंपलिंग या देव निर्देशन जिसे रैंडम कहते हैं, या अस्तरित या क्षेत्र। तो इसमें जो होगा साथियों वह अस्तरित सैंपलिंग लिया जाएगा। आगे है 77 नंबर पर, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की गई थी। 2014 में, 2016 में, 18 में या 15 में। तो 2015 में इसका प्रारंभ किया गया था। और जो अगर डेट की बात करते हैं हम लोग, तो वो जो डेट थी वह थी 25 जून। क्या था? 25 जून को यह प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, नगर प्रकृति की उपज है, विशेषकर मानव प्रकृति की। तो ये बात सही है। नगर के निर्माण द्वारा मानव ने स्वयं को निर्मित किया है। तो यह भी बात सही है और इसकी व्याख्या भी हो जा रही है इससे। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य बल जो था वह किस पर था। कृषि पर था, उद्योगों पर था, शिक्षा पर था या स्वास्थ्य पर था। तो कृषि पर जो था साथियों वह फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो थी 5 ईयर प्लान थी उसमें था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें आप देखेंगे उद्योगों पर जोर दिया गया था। निम्नलिखित में नियोजित नगर कौन सा है। तो यहाँ पे कलकत्ता की बात करते हैं तो यह नियोजित नगर नहीं है, और मुंबई या नई दिल्ली या चंडीगढ़। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, इसे नियोजित नगर की जैसे बात जब की जाती है तो यहाँ पे नियोजित शब्द से तात्पर्य यह है कि वह शहर किसी ना किसी तरह से पहले ही ड्राफ्टिंग कर लिया गया कि यहाँ पे सचिवालय होगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी होगी, यहाँ पे कार्यालय होगा, या कोई भी विधानसभा होगी, या कोई भी चीज हो, तो ये पहले से ही कर लिया जाता है। और इसके बाद रोड कैसे होंगे, किस तरह से निकासी होगा, रिंग रोड कैसे हो, ये सब चीजें पहले से ही व्यवस्थित कर ली जाती हैं मैप पर, और इसके बाद उसका विकास किया जाता है। ये नियोजित शहर में आएंगी। लेकिन जैसे कलकत्ता हुआ तो क्या कलकत्ता नहीं बसाया गया था? कलकत्ता को भी बसाया गया था, नई दिल्ली को भी बसाया गया था। लेकिन इनकी बात अगर करेंगे तो जैसे कलकत्ता जो बसाया गया वह पहले कोई किला बना दिया गया, उसके इर्द गिर्द कुछ फैक्ट्रियां लगाई गई, उसको किले के अंदर किया गया, इस तरह से उसके आसपास मजदूर रहने लगे। फिर कोई जरूरत पड़ी तो यहाँ पे उसका निर्माण कर दिया गया, किसी और चीज की जरूरत पड़ी तो यहाँ पे निर्माण कर दिया गया। ऐसे ये खुद ही विकसित हुए हैं, जैसे कलकत्ता हुआ और ये सभी। तो इस तरह से ये खुद विकसित हो जाना और पहले से ही ड्राफ्ट तैयार करके इसके बाद उसको विकसित कर देना कि यहाँ पर ये होगा, उसमें अंतर होता है। तो इन सभी में अगर चंडीगढ़ को देखेंगे तो यह एक क्या है, नियोजित नगर है। अब नियोजित नगर में अगर बात करते हैं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ जो नगर है साथियों यह अल्बर्ट मेयर ने 1950 में तैयार किया था। किसने तैयार किया था? ये अल्बर्ट मेयर, अल्बर्ट मेयर, मेयर ने 1950 में तैयार किया था। और इसका ली कार्बूजियर ने जो है इसमें सुधार फिर बाद में किया था। क्या किया था? 1951 में ली कार्बूजियर ने क्या किया? सुधार किया था इसमें। ठीक है, इसमें सुधार किया था। कब किया था सुधार? तो इस तरह से इसमें किया। और इसके बाद निर्माण जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था 1952 में। कब हुआ? 1952 में निर्माण इसका प्रारंभ हुआ था। तो इस तरह से
अल्बर्ट मेयर ने इसका तैयार किया, ली कार्बूजियर ने इसमें संशोधन किया और निर्माण जो प्रारंभ हुआ 52 में प्रारंभ हुआ। आगे हम लोग देखते हैं, अंतःस्थलीय राज्यों में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? पंजाब है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है या उत्तर प्रदेश है? तो साथियों सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर नगरों की संख्या भी ज्यादा है, तो इसलिए सभी संख्या के आधार पर अगर देखेंगे तो ये नगरीकृत जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में आपको ज्यादा मिलेगी। आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा कितने निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की या ईपीजेड की पहचान की गई है? 10, 8, 6 या 7? तो इसमें साथियों आप देखेंगे 7 का पहचान किया गया है और इस 7 में अगर आप देखेंगे तो पहला है कांडला, कौन सा है? कांडला है। दूसरा है चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई के बाद अगर आप देखेंगे तो कोच्चि, कोच्चि, चेन्नई, कोच्चि, और इसके बाद आइएगा तो यहां पे देखिएगा कोच्चि के बाद नोएडा, नोएडा, और इसके बाद सांता क्रूज, सांता क्रूज, और सांता क्रूज के बाद माल्टा, माल्टा, और माल्टा के बाद विशाखापत्तनम, कौन सा? विशाखापत्तनम। तो इस तरह से कुल कितने हो गए? 7 हो गए, 3, 3, 6 और 1, 7। ये इनकी पहचान की गई है। मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पश्चिमी घाट के कौन से दर्रे से होकर के गुजरती है? अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो मुंबई रेल मार्ग है, यहाँ से मुंबई यहाँ पे है, कोलकाता यहाँ पे है, तो यह पश्चिमी घाट के किस दर्रे से होकर के, यहाँ पे कौन सा दर्रा है जिस दर्रे से होकर के गुजरती है? तो यहाँ पे भोर घाट है या थाल घाट है या पाल घाट है या सेन घाट है, सॉरी सेन कोट्टा है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में अगर आप जाएंगे तो 3 दर्रे मिलते हैं, 3 दर्रे मिलते हैं, जिसमें से कौन सा है? थाल घाट है, थाल घाट है पहला, और इसके बाद भोर घाट है, भोर घाट, और इसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो पाल घाट है। ठीक है, तो ये पहला वाला आपका ये हो जाएगा, इसमें कौन सा? थाल घाट। थाल घाट क्या हो जाएगा? ये मुंबई और कलकत्ता ये जो रेलवे है इसको निकाला गया है इससे। अब याद करने के लिए तरीका भी हमने बताया था आप लोगों को कि थाल भरी पनीर अगर आप याद करते हैं तो इससे आपका याद हो जाएगा थाल, थाल हो जाएगा, भोर से भरी, पनीर से पा हो जाएगा, तो थाल भरी पनीर से आपका ये याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर डॉट डॉट को जोड़ता है। राजकोट को कोलकाता से, नई दिल्ली को कोहिमा से, गुड़गांव को गुवाहाटी से या पोरबंदर को सिलचर से। तो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट वाला जो साथियों है वो पोरबंदर और सिलचर इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और अगर बात करें इसमें दूरी कितनी है तो इसमें 3300 किलोमीटर की दूरी जो है पड़ती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 85 नंबर प्रश्न। 85वां प्रश्न जो साथियों है यहाँ पे हम लोग सामने वो है क्या? निम्नलिखित किस प्रदेश में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल बिछा है? सबसे ज्यादा रेल मार्ग का जो जाल बिछाया गया है वो किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल में? तो साथियों यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, चीन, मालदीव और नेपाल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, सार्क सदस्यों को याद करने का एकमात्र तरीका है कि यहाँ अफगानिस्तान से लीजिएगा और भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी देश पड़ते हैं, जैसे मालदीव हो गया, यहाँ पे श्रीलंका हो गया, यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, इन सभी को ले लीजिए और भारत के सीमा पर स्थित जितने भी लगभग देश हो जाते हैं वो सब के सब किसमें आ जाते हैं? सार्क देश में आ जाते हैं। तो इसमें बताइएगा भूटान भारत की सीमा पे है कि नहीं है? है। और इसके बाद जो है ये मालदीव है, नेपाल है। लेकिन मालदीव की बात करेंगे, अगर यहाँ पे मालदीव है, मानदीव लिख दिया गया है, सॉरी, तो यहाँ पे मालदीव है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन ओशियन में है, और जैसे ये श्रीलंका है तो यह भी भाग है सार्क का। लेकिन चीन की बात करेंगे तो चीन जो है भारतीय उपमहाद्वीप का भाग नहीं है। तो इस तरह से कह रहा है कि सदस्य नहीं है, तो यही वाला चीन हो जाएगा आपका उत्तर। आगे हम लोग देखते हैं
कि बॉम्बे से कहां जाने के लिए सुएज नहर से होकर के नहीं गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सुएज नहर जो बना हुआ है साथियों, ये मान लीजिए कि यह है क्या, अफ्रीका है। और अफ्रीका पे यहाँ पर इस तरह से सुएज नहर बनाया गया है, सुएज नहर इस तरह से बनाया गया है। और ये है क्या, अरब प्रायद्वीप हो गया। अब यहाँ पे आपका बन जाता है यहाँ पे क्या, भारत, ये प्यारा भारत। और कह क्या रहा है, बॉम्बे। यहाँ पे मान लीजिए कि ये हो गया मुंबई। कहाँ पे जाने के लिए, अलेक्जेंड्रिया या सुएज या पोर्ट सईद या बेगाजी। तो इसमें जो सुएज है साथियों, सुएज नहर, ये सुएज नहर है। सुएज नहर का सुएज स्थान जो है वह सुएज नहर में घुसने से पहले ही यहाँ लाल सागर में ही, यहीं पर ही ये स्थित है। तो इसलिए सुएज नहर में नहीं प्रवेश करना पड़ता है। यहाँ मुंबई से जब आप जाएंगे तो पहले ही ये पड़ जाता है सुएज। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका यही उत्तर हो जाएगा, सुएज। आगे देखते हैं, भारत का एकमात्र नदी तट प्रमुख बंदरगाह डॉट डॉट है। कोच्चि बंदरगाह, न्यू तूतीकोरिन बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, विशाखापत्तनम का बंदरगाह। तो भारत का एकमात्र नदी तट पर अगर स्थित बात करते हैं तो कोलकाता वाला बंदरगाह नदी तट पर स्थित बंदरगाह है, जो कि नदी के जल के बहाव के आधार पर यह क्या होता है, इसमें परिवहन होता है। यहाँ पे देखिएगा, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। चंदौली, पीलीभीत, सोनभद्र, बिजनौर। तो इसमें जो चंदौली है साथियों, यहाँ पर क्या होगा, आपका ये उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रप्रभा वाला। आगे देखते हैं, शिकागो शहर किस झील के तट पर बसा हुआ है। मिशिगन, ह्यूरन, इरी और सुपीरियर। तो शिकागो शहर जो है साथियों, वह मिशिगन झील के तट पर बसा हुआ है। आगे देखिएगा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है, फ्रांस में, बेल्जियम में, डेनमार्क में या स्वीडन में। तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो साथियों वो है स्थित है बेल्जियम में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संघीय राज्य के निर्माण को बढ़ावा नहीं देता है। संघीय का मतलब यह होता है साथियों कि राज्य भी अस्तित्व में हो और केंद्र भी अस्तित्व में हो। तो वह क्या होगा व्यवस्था, वह संघीय व्यवस्था होगा। तो यहाँ पर व्यापक क्षेत्र अगर होगा, बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, तो वहां पर भी अलग अलग राज्यों में विभाजित करना होगा। इसके बाद एक केंद्र भी रहेगा, तो यह तो देता है। इसके बाद सजातीय जनसंख्या की बात कर रहा है, विषम आकार, विषम आकार होगा तो वह भी वहां पर भी करना पड़ेगा। और विभिन्न मुख्य क्षेत्रों की विद्यमानता, अगर कई क्षेत्र हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें भी ये स्थापित करना पड़ेगा। लेकिन अगर सजातीय हैं, एक ही समूह के हैं लोग, तो ये किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते हैं आप कि एक ही समूह के लोग हों, तो उसमें उस समूह के लोग के होने के कारण आप उसको संघीय व्यवस्था बनाइए, क्योंकि एक समान के लोग हैं तो वहां पे केंद्रीय व्यवस्था कर सकते हैं आप। यहाँ पे दिया गया है, ओकोसंबो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है। बोल्टा नदी है और बोल्गा नदी है, नील नदी है और नाइजर नदी है। तो इनमें से किस पर बना हुआ है साथियों, बोल्टा नदी पर। किस पर, बोल्टा नदी। बोल्टा नदी कहाँ पे है, अफ्रीका में है। आगे देखिएगा, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। कांगो, जाम्बेजी, नाइजर और नील नदी। तो आसवान बांध जो बनाया गया है साथियों, वह नील नदी पर बनाया गया है। कहां पर, नील नदी पर बनाया गया है। आगे देखिएगा, ब्लू नील और व्हाइट नील नदी किस शहर में मिलते हैं। खार्तूम में, आसवान और ओम्बदुरमन, बहुत अजीब नाम कुछ मिल जाते हैं, और अल गिजा। तो इसमें जो खार्तूम शहर है साथियों, यहीं पर हमने आपको बताया है, इधर से आती है एक नदी ब्लू नील, व्हाइट नील, और इस तरह से मिलकर के आगे बढ़ती हैं, और यहाँ पर होता है खार्तूम शहर, ठीक है, जहां पर ये मिलती हैं। आगे बताइएगा, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी, यहाँ पे गल्फ कह रहा है, कौन सी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, थोड़ा सा यहाँ पे हम आपका क्लियर करवा दें। अगर बे कहता है, वे वहां पे खाड़ी की बात अगर करेंगे तो खाड़ी तो दोनों ही है। खाड़ी आपका गल्फ भी रहता है और बे भी रहता है। लेकिन इसमें अगर गल्फ की बात करते हैं तो गल्फ का मुख जो होता है ये थोड़ा सा इस तरह से होगा, ठीक है, ये छोटा आकार का होगा। लेकिन बे का अर्थ जो होता है वो थोड़ा सा खुला टाइप होगा। और बाइट का आकार जो होता है, इसे कट करते हैं सेब में आप, तो ये बाइट का आकार होता है इस तरह से। तो जैसे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के इस वाले भाग में, यहाँ पे ये बाइट है, ठीक है। ये बे जो आप देख रहे हैं, ये बे जो है यह आपका मिल जाता है कहाँ पे, यह मिल जाता है बे ऑफ बंगाल में, यानी कि
बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। और यहाँ पे कह रहा है गल्फ, तो गल्फ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा मैक्सिको। कौन सा? मैक्सिको। मैक्सिको गल्फ जो होगा वह सबसे बड़ा गल्फ होगा। ठीक है, मैक्सिको, सिको। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा उत्तर कौन सा? मैक्सिको हो जाएगा। ठीक है, आपका हमें लगता है अब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्या होता है, ये खाड़ी जो होगी, यहाँ पे गल्फ जो होगा थोड़ा कम चौड़ा होगा, बे जो होगा ज्यादा चौड़ा होगा मुख, और बाइट जो होगा ये बहुत ज्यादा चौड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से होते हैं, आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया गया है। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? नियाग्रा जलप्रपात, ये क्या प्रॉब्लम है? नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? तो यहाँ पे साथियों जापान दिया गया है, ब्रिटेन दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नियाग्रा जलप्रपात यूएस और कनाडा की सीमा पर स्थित है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे देखिएगा। शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे आजकल शहरों में दिख रहा है, दिल्ली में बहुत ज्यादा दिखता है, तो इसको क्या कहते हैं? ओस कहते हैं, या पाला कहते हैं, या कोहरा कहते हैं, या कुहासा कहते हैं, या धूम कोहरा कहते हैं। तो ये तीनों जो है साथियों, ये तो आपको गांव में भी मिल जाते हैं, तो ये तो है नहीं, यही वाला आपका मिल जाएगा धूम कोहरा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में निम्नलिखित कालावधि में को भू आकृत विज्ञान का स्वर्णिम युग कहा जाता है। भू आकृत विज्ञान का स्वर्णिम युग किस कालावधि को कहा जाता है? 1825 या 1875 से 20, या 1820 से 65, या 1870 से 2010, या 25 से 75। तो इसमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा 1875 से 1920 की कालावधि। इसमें आपको लगभग 90 क्वेश्चन तक हमने कवर करवा दिया। अब ये है आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। तो वीडियो में आपने कितने क्वेश्चन सही किए इस 25 प्रश्नों में, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा साथियों। जियोइड का आकार क्या है? पूर्ण वृत्ताकार है, या पूर्ण वृत्त है, या अंडाकार है, या चौकोर है? मित्रों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे वीडियो को देखा जा रहा है, हमें वो करना चाहिए वो इस पर वर्क। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करने का प्रयास किया करिए। तो जियोइड का आकार क्या है? पूर्ण वृत्त होता है वह जियोइड कहलाता है, या पूर्ण वृत्त होता है वह, या यहाँ पे अंडाकार होगा, या चौकोर आकार होगा? तो इसमें जो होगा साथियों अंडाकार वाला आकार वही होगा क्या? पूर्ण जियोइड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।